हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे पॉलिटी का, जो कि विजन हाईएस्ट का मैगजीन है। इसको कंप्लीट करेंगे और ये है सितंबर मंथ का। इसके पहले मैंने नवंबर का, अक्टूबर का कंप्लीट कर दिया है। अभी दिसंबर का आया नहीं है, तो हम पीछे जाते हुए तब तक कंप्लीट करते हैं। तो यह है सितंबर का, जिसमें हम करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो हमारे चैनल पे यूपीएससी के टेस्ट और साथ-साथ इंग्लिश, हिंदी दोनों करवाए जा रहे हैं और और बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो वो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ये सितंबर मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें जो है पहला न्यूज़ है वन नेशन वन इलेक्शन से। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तो आपको पता है, ये तो पता ही होगा। तो एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है और भारत में इसका असर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचित क्षेत्र के मतदान इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन में मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का असर ये नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान हो। तो वर्ष 1951 से 52, 57, 62, 63 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। 1968 से 69 राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। एक साथ चुनाव की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि गवर्नेंस और विकास के चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। ऐसे में बार-बार आचार संहिता लागू करने से जो है चुनाव वाले राज्य, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और सरकार में भी सभी तरह के विकास कार्यक्रम गतिविधियां रुक जाती हैं। बार-बार चुनाव होने से चुनाव से देश की आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है। इस कारण निवेश संबंधी निर्णयों पर नकारात्मक असर पड़ता है और साथ ही बार-बार होने वाले चुनाव की वजह से सरकारें अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को टाल देती हैं, जिससे देश को कई विकास के अवसर गंवाने पड़ते हैं। तो सारी चीजें होती हैं और सरकार के सभी 3 स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने से आपूर्ति श्रृंखला उत्पादन चक्र में आने वाली रुकावटों से बचा जा सकेगा। ऐसा करने से क्योंकि तो ठीक है, और वित्तीय बोझ की कमी भी होगी इससे और अधिकारियों कर्मचारियों का आधारित कार्यों में जो है अलग काम करना होगा, अदालतों पर काम का बोझ कम करना होगा और पहचान की राजनीति को कम करना, मतदाताओं की भागीदारी, सब चीज होंगे क्योंकि बार-बार चुनाव होने के कारण मतदाताओं को थकावट का अनुभव होता है। इससे चुनाव मतदाताओं की भागीदारी कम हो जाती है, जो एक प्रमुख समस्या है। तो है एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट्स आयोग के बारे में जाने। तो भारत की विधि आयोग ने 17वीं रिपोर्ट 1999 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग ने 2002 में और संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015 ने और 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर, ये सब है जो कि एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश पर रिपोर्ट्स आई थी। तो एक साथ चुनाव हेतु उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें देखेंगे। तो इस समिति ने बार-बार होने वाले चुनाव के कारण सरकार, व्यवसायों, न्यायालय, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज आदि पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए देश में एक साथ चुनाव का समर्थन किया। इसके तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस संबंध में समिति की सिफारिश इस प्रकार है, जैसे चुनाव का समन्वय, चुनाव 2 चरण में कराए जाने चाहिए। जैसे पहला चरण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए और दूसरा चरण है आम चुनाव के लिए 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायतों का चुनाव कराया जाना चाहिए। प्रस्तावित संविधान संशोधन की बात करें तो उच्च स्तरीय समिति ने संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन, मौजूदा अनुच्छेदों में 12 नए उपखंडों को शामिल करने और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों संबंधित 3 कानून में बदलाव का सुझाव दिया है। अनुच्छेद 82 ए को शामिल करना और अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की में संशोधन, अनुच्छेद 324 ए को शामिल करना है। अनुच्छेद 82 ए क्लॉज ए में यह एक प्रावधान किया जाएगा कि आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 82 ए को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना की तिथि को नियत तिथि कहा जाएगा। अनुच्छेद 82 ए क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया जाएगा कि लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर नियत तिथि के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा।
और इसमें जो है क्या है 83 में, तो इसमें लोकसभा में त्रिशंकु सदन, दल बदल या अविश्वास प्रस्ताव जैसे स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने सहित चाहिए। हालांकि ये चुनाव लोक केवल भंग लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए ही होने चाहिए। इसी प्रकार राज्यों के मामले में राज्य विधानसभाओं के लिए एक नए चुनाव कराए जाएंगे और जब तक उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता तब तक वह उनका कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगा। इससे एक साथ चुनाव के चक्र में सुनिश्चित होगी, निरंतरता मतलब आएगी। अनुच्छेद 324 ए को शामिल करना, तो यह आम चुनाव के साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने संबंधित है। हालांकि इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। एकल मतदान सूची, इसे राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय संविधान के भाग 9 और भाग जो है 9A के संबंध में संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषयों में संशोधन शामिल है। इसके लिए 368 क्लॉज 2 के तहत जो संविधान संशोधन होगा उसके लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता, तो समिति ने पाया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि स्थानीय निकायों के कार्यकाल में परिवर्तन संबंधी संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्य द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। एक साथ चुनाव कराने के लॉजिस्टिक व्यवस्था करना होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए और नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव के लिए होगा। एक साथ चुनाव कराने संबंधी चुनौतियां और जटिलताएं क्या है? क्षेत्रीय मुद्दों की अपेक्षा है, क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव पड़ेगा और राजनीतिक जवाबदेही, क्योंकि बार बार चुनाव होने से सांसदों की जवाबदेही तय होती है और जबकि निश्चित कार्यकाल से उनके कामकाज की जांच के बिना अनावश्यक स्थिरता मिल सकती है। इससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर असर पड़ता है। संघवाद को लेकर चिंता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान संशोधन राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी कराए जा सकते हैं। इस प्रकार राज्यों की राय और अपना मत रखने का अधिकार कम हो सकता है। लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे हैं, तो एक राष्ट्र चुनाव के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन की आवश्यकता होगी। इसमें प्रक्रिया की देखरेख के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और प्रशिक्षित कर्मियों की विशाल संख्या में आपूर्ति शामिल है। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को अपनाना संविधान की भावना के साथ साथ सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप भी होगा। नेक्स्ट है, निष्कर्ष में क्या हो सकता है कि एक साथ चुनाव के लाभों तथा संघवाद, लोकतांत्रिक अखंडता एवं राजनीतिक बहुलता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विस्तृत कानून पर की चर्चा आवश्यक होगी। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है ग्लोबल एआई गवर्नेंस से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं कानून के शासन यूरोपीय परिषद का फ्रेमवर्क कन्वेंशन एआई पर कानूनी रूप से बाध्यकारी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे हाल ही में हस्ताक्षर किए गए देशों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब गया है। तो इससे संबंधित तथ्य के बारे में जाने तो यूरोपीय परिषद ने 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ अन्य सदस्य देश भी शामिल है। इसकी सदस्य संख्या 46 है। इसमें जापान और यूएसए भी शामिल है। तो सीओई फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2019 तब शुरू हुआ जब यूरोपीय परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक तदर्थ समिति का गठन किया था। इसका कार्य एक ऐसे कानूनी उपकरण की व्यवहार्यता की जांच करना था जो एआई के विकास और उपयोग को नियमित कर सके। यह कन्वेंशन नए नियमों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप है, जैसे G7 एआई समझौता, यूरोपीय संघ का एआई कानून, बैलेचली घोषणा। सीओई फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रमुख प्रावधान है कवरेज। इसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों की और निजी अभिकर्ताओं दोनों द्वारा उपयोग की जाने वाली एआई प्रणालियों को शामिल किया जाता है। साथ ही सार्वजनिक प्राधिकारों की ओर से कार्य करने वाले निजी अभिकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एआई प्रणाली को भी इसमें कवर किया गया है। साक्षरकर्ता के दायित्व क्या है? पक्षकार देशों में सुनिश्चित करने के लिए कि उचित विधायी, प्रशासनिक या अन्य उपाय अपनाए या बनाए रखने होंगे और एआई प्रणालियों के उपयोग अवधि के भीतर गतिविधियां तो लागू अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून में निहित मानवाधिकारों की रक्षा के दायित्वों के अनुरूप होगा। लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं की अखंडता, स्वतंत्रता, प्रभावशीलता को कमजोर करने वाली न हो आदि। इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एक खास विशेषता यह है कि यह प्रौद्योगिकी को सीधे तौर पर विनियमित नहीं करता है, साथ ही टेक्नोलॉजी न्यूट्रल भी है। इसके तहत वैश्विक स्तर पर एआई प्रणालियों के डिजाइन, विकास और डिकमीशनिंग के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। अपवाद है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों और अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर लागू नहीं होता है। हालांकि यदि इन क्षेत्रों में एआई प्रणालियों का परीक्षण मानवाधिकार, लोकतंत्र या कानून के शासन में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है तो वह फ्रेमवर्क के दायरे में आ जाएगा। फ्रेमवर्क के तहत एआई प्रणाली के उपयोग अवधि के भीतर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है।
तो देखेंगे एआई सिस्टम के लिए मौलिक सिद्धांत है मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता, समान और गैर भेदभाव, गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा का सम्मान, पारदर्शिता निगरानी, जवाबदेही और जिम्मेदारी, विश्वसनीयता है और सुरक्षित नवाचार है। वैश्विक एआई की गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जोखिम न्यूनीकरण, एआई प्रणालियों का वैश्विक स्तर पर विनियमन, एआई प्रणाली से जुड़े वैश्विक जोखिमों जैसे रोजगार की क्षति, भेदभाव, निगरानी व सैन्य कार्यों में दुरुपयोग, एआई हथियारों के लिए स्पर्धा आदि को कम करने हेतु मानव निर्धारित कर सकता है। लोकतांत्रिक कामकाज के लिए खतरा है, जैसे दुष्प्रचार और फेक न्यूज जैसे तत्व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता को प्रभावित कर सकते हैं। असमानता से निपटना, क्योंकि ये एआई वैश्विक संबंधी वर्तमान व्यवस्था असमानता व्याप्त है। उदाहरण के लिए कई विकासशील देश, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देश, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और इनके विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। सीमा पार प्रकृति, डेटा गोपनीयता, सुरक्षा जैसे एआई प्रणालियों से जुड़े मुद्दे एक साथ कई देशों को प्रभावित कर सकते हैं। एआई का अनुचित तरीके से समायोजन, ऐसा तब होता है जब एआई प्रणालियां ऐसे तरीकों से कार्य करती हैं जो मानवीय इच्छाओं से नहीं दिखते हैं। और इनके उदाहरण हैं चिकित्सा संबंधी व्यवहार सिफारिशें, पक्षपाती एल्गोरिदम, कंटेंट मॉडरेशन आदि शामिल है। व्यापक पैमाने पर उपयोग, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और कानून प्रवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्णय लेने एआई प्रणालियों को तेजी से अपनाया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर एआई गवर्नेंस के समझ चुनौती है। प्रतिनिधित्व की कमी, एआई गवर्नेंस संबंधित पहलों में विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव है। अर्थात एआई के विकास में जुड़ी संस्थाओं में निम्न आय वाले देशों, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों की प्रतिनिधित्व की कमी देखी गई है। इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एआई मूल्यांकन और वित्त पोषण में भारी असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि एआई से जुड़ी कई चर्चाओं या पहलुओं में केवल 7 देशों द्वारा ही भाग लिया जा रहा है और ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश को 118 को इन पहलों में शामिल नहीं किया गया। समन्वय संबंधी अंतराल भी है और बहुत सारी चुनौतियां हैं। अंधा और संकीर्ण दृष्टिकोण भी है। एआई के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, जिसके जो है जटिल वैश्विक प्रभावों को निपटने में देशों की क्षमता को बाधित करता है। कार्यान्वयन में कमी, तो एआई गवर्नेंस के संबंध में सरकारों और निजी कंपनियों को उनकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेही बनाए रखने के लिए मजबूत प्रणालियों का अभाव है। एआई विकास के लिए आवश्यक राष्ट्रीय रणनीतियों को बेहतर ढंग से लागू करने में संसाधन सहयोग की कमी के कारण ये रणनीतियां अक्सर सैद्धांतिक ही रह जाती हैं और व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। एआई क्षमता निर्माण के लिए समर्पित वित्त पोषण तंत्र का अभाव देश को वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ सकता है। और क्या है, तो एआई को विनियमित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रणनीतिक नीति आयोग है और जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत नीति आयोग भी है और एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम है और बहुत सारी ग्लोबल पार्टनरशिप एआई है और डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम है। वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम में है एआई G7 समझौता, जिसका उद्देश्य है एआई प्रणाली के जिम्मेदार विकास और उपयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क को स्थापित करना, इसमें भागीदार करना स्वैच्छिक है। यूरोपीय संघ का है एआई, जिसमें एआई का यूरोप का पहला प्रमुख विनियमन है, जिसमें एआई के उपयोग को 3 जोखिम स्तरों, अस्वीकार जोखिम, उच्च जोखिम और न्यूनतम जोखिम में वर्गीकृत किया गया है। बायलेटरल घोषणा पत्र है, ये फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की साझा समझ स्थापित करता है। ये 28 देशों और यूरोपीय संघ के हस्ताक्षर किए हैं। आगे की राह में गवर्निंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी शीर्षक वाली प्रमुख रिपोर्ट्स की सिफारिश है, जिसमें एआई गवर्नेंस के लिए लचीले और विश्व स्तर पर जुड़े ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो साझा समझ एवं लाभों को बढ़ावा देते हैं। एआई जो है एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का गठन करना चाहिए, जिसमें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल तथा स्वैच्छिक रूप से कार्य करने हेतु तैयार हो। एआई के विकास को बढ़ावा देने वाले सर्वोत्तम पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही सरकार और हितधारकों को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में एआई गवर्नेंस पर अर्धवार्षिक नीतिगत संवाद आयोजित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। एआई एक्सचेंज में सृजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एआई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए परिभाषाओं और मानकों का एक रजिस्टर विकसित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए हितधारकों को एकजुट करना हो। एआई क्षमता विकास नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए और एआई के लिए ग्लोबल फंड होना चाहिए। तो उठाए जा सकने वाले अन्य कदम में एआई के विनियमन हेतु कानून बनाना चाहिए और एआई प्रणालियों को मानवीय मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप बनाना चाहिए। ग्रेवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो हाल में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लोक शिकायत से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य है शिकायत निवारण तंत्र को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना। तो मुख्य दिशा निर्देश पर एक नजर अगर डालें तो नागरिकों की शिकायत पर समाधान सिंगल विंडो यानी एक ही जगह से करने के लिए जो है सीपी ग्राम्स 10 मतलब 10 पे दिया गया है, बातें बताई गई हैं इस पेज पे, के साथ एकीकृत यूजर फ्रेंडली शिकायत दर्ज करने वाला प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
इससे शिकायत के दोहराव की समस्या को हल करने तथा पोर्टल्स पर एक ही शिकायत के समाधान में लगी एक से अधिक अधिकारियों के समय प्रयास की बचत होगी। सभी मंत्रालय विभागों में लोक शिकायत के समाधान हेतु नोडल अधिकारिता नियोजित की जाएगी। वे अधिकारी शिकायत का त्वरित निष्पादन और कुशलतापूर्वक समाधान सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक मंत्रालय विभाग में योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। प्रभावी शिकायत निवारण की मौजूदा समय सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है और मंत्रालयों विभागों की रैंकिंग के लिए मासिक आधार पर शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक जारी किया जाएगा। 2024 में नीतिगत दिशा निर्देश में 10 चरणीय सुधार प्रक्रिया के साथ किए गए प्रौद्योगिकी सुधार को दर्शाते हैं। गौरतलब है कि 2022 में सीपी ग्राम्स के तहत 10 चरणीय सुधार लागू किए थे। तो सीपी ग्राम्स में 10 चरणीय सुधार हैं। सीपी ग्राम्स 7 का सभी के लिए उपयोग सुनिश्चित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग उपयोग करके तकनीकी को बढ़ावा देना, सीपी ग्राम्स पोर्टल का 22 अनुसूचित भाषा में अनुवाद, शिकायत निवारण सूचकांक कार्यान्वयन, फीडबैक कॉल सेंटर का संचालन, सीपी प्रोग्राम्स जो है पोर्टल के साथ साथ राज्य और भारत सरकार के अन्य पोर्टल्स का एकीकरण कर एक राष्ट्र एक पोर्टल और सभी सामान्य सेवा केंद्रों में सीपी ग्राम्स की उपलब्धता को समावेशता पहुंच, सर्वोत्तम योजना के तहत शिकायत का निवारण, अधिकारिता का प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, केंद्रीय मंत्रालय विभाग और राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करना, डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा स्ट्रेटजी की स्थापना करना। जीआरएम के बारे में जाने तो संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि किसी भी संगठन के कामकाज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है। तो इसके जीआरएम आधारभूत सिद्धांत के अनुरूप जो है नागरिकों को वादा किए गए स्तर की सेवा प्रदान नहीं की जा सकती और उनके अधिकारियों का उल्लंघन होता है, तो उनके पास शिकायत दर्ज करने और जिम्मेदारी प्राधिकारों से समाधान प्राप्त करने के लिए उचित शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए 2 नामित नोडल एजेंसियां हैं। मॉप पीजी एंड पी के अधीन प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग तथा कैबिनेट सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय। शिकायत निवारण स्थिति है, सीपी ग्राम्स पोर्टल 2022 से 24 की अवधि में लगभग 60 लाख लोक शिकायतों पर निवारण किया है। साथ ही इसमें मंत्रालय विभागों केंद्र शासित प्रदेशों के 1.01 लाख शिकायत निवारण अधिकारियों में मैपिंग की है। सीपी ग्राम्स 24/7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह नागरिकों को सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत सरकार और राज्यों में के सभी मंत्रालयों विभागों से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल है और इस पोर्टल की खास विशेषता यह है कि अधिकारियों को शिकायतों तथा भूमिका आधारित समझ प्रदान करता है। शिकायत निवारण तंत्र का महत्व क्या है? प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सरकार और नागरिकों के बीच वैश्विक विश्वास पैदा करता है। यह सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। नागरिकों फीडबैक के आधार पर सरकारी उपायों में बाधित बाधाओं की पहचान करने में सहायता करता है। नागरिकों और व्हीकल फ्लोर के लिए सुरक्षित चैनल प्रदान करने में भ्रष्टाचार निपटने की सहायक है। यह अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह औपचारिक शिकायत प्लेटफॉर्म संभावित लोक असंतोष को रोकता है। शिकायत निवारण के लिए शुरू की गई पहलों में देख सकते हैं संवैधानिक वैधानिक संस्थान है, सीबीसी है, एनएचआरसी ये सब है, जिन्हें भ्रष्टाचार, लोक सेवाओं द्वारा दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में लोक सेवा के आचरण में लापरवाही आदि से जुड़ी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक में सूचकांक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश मॉप पीजी एंड पी प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग का तैयार किया है। इस सूचकांक का उद्देश्य अलग अलग संगठनों की तुलनात्मक तस्वीर पेश करना तथा शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में संगठनों की क्षमता और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइटल इम्प्लीमेंटेशन है और देखेंगे निवारण है और नागरिक चार्टर सब चीजें हैं। शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े मुद्दे हैं। शिकायत निपटान में देरी, नौकरशाही संबंधी बाधाएं हैं, सीमित संसाधन या अकुशल कार्य प्रणाली के कारण शिकायतों में समाधान देरी होती है। इससे नागरिकों में निराशा और सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। भ्रष्ट आचरण होता है, जिसमें कुछ शिकायत निवारण तंत्र भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं, जहां पर अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने शिकायतों के समाधान जानबूझकर देरी या हेरफेर कर घटनाएं सामने आती हैं। और है एकीकरण का अभाव, डिजिटल डिवाइस ये सब चीजें हैं। आगे की राह में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें हैं। आयोग ने राज्य को देरी, उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण स्थापित करने की सलाह दी है और इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, एक सेकेंड।
सरकार संगठनों से प्राप्त शिकायतों का गहन विश्लेषण करना चाहिए और इसके बाद उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां समस्याएं उत्पन्न हो रही हों। कार्मिक लोक शिकायत कानून और संसदीय समिति की सिफारिशें 25वीं रिपोर्ट है। शिकायत निवारण प्रणाली सुलभ, सरल, त्वरित और निष्पक्ष, उत्तरदायित्व और प्रभावी होना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि लोक शिकायत निवारण तंत्र को आरटीआई अधिनियम 2005 की तर्ज पर वैधानिक रूप से स्थापित करना चाहिए। इससे यह सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों आदि के लिए अनिवार्य हो जाएगा और इसके अलावा सभी शिकायतों को उनके अंतिम निपटान तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। विकेंद्रीकरण निवारण करना चाहिए, नौकरशाही स्तरों को कम करना चाहिए और समीक्षा निगरानी करनी चाहिए और फीडबैक तंत्र जैसे शिकायत प्रतिक्रिया समय और समाधान दर, नागरिक संतुष्टि आदि पर ध्यान देना चाहिए। प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना चाहिए, एआई का उपयोग शिकायतों को वर्गीकृत, प्राथमिकता देने तथा शिकायतों में ट्रेंड, वैदिक पैटर्न की पहचान करने और संसाधनों के आवंटन से नीति के समायोजन में मदद करने हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। और है एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। तो एकीकृत पेंशन योजना के बारे में जाने तो टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि पुरानी पेंशन योजना की लगातार मांग के कारण इस समिति का गठन किया गया था। मौजूदा भविष्य के कर्मचारियों के पास नई पेंशन योजना पर यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चयन कर लेने के बाद इसमें बदलाव नहीं होगा और एनपीएस प्रणाली के तहत पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी यूपीएस अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। एकीकृत पेंशन योजना, नई योजना और पुरानी पेंशन योजना के बीच तुलना। तो पैरामीटर्स हैं और ये एकीकृत पेंशन योजना है, नई पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना है। बात करता है 1 अप्रैल 2025 के प्रभावी होगी और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। नई पेंशन योजना, इस योजना को 2004 में शुरू किया गया था और 18 से 65 वर्ष के बीच देश के सभी नागरिकों को सेवानिवृत्त आय प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे 1950 के दशक में शुरू किया गया था और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। सुनिश्चित पेंशन है 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इसके अंतिम 12 महीनों की सेवा के औसत मूल्य वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन मिलेगा और एक कम सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष के लिए अनुपातिक होगी। पेंशन राशि निश्चित नहीं होगी इसमें और यह बाजार से जुड़ी योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को अंतिम वेतन 50% पेंशन मिलती है और निश्चित मासिक आय प्रदान करती है। न्यूनतम पेंशन योजना 25 में देखेंगे जो यूपीएस है, मतलब एकीकृत पेंशन योजना नई पुरानी। तो इसमें 25 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अनुपात में 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी और इसमें लागू नहीं है और इसमें 9,000 प्रति माह है। और तो ये सब चीजें देख लीजिएगा एक बार। तो एकीकृत पेंशन योजना जो है का लक्ष्य ओपीएस एनपीएस दोनों के सर्वोत्तम पहलुओं को शामिल कर एक निश्चित न्यूनतम पेंशन को फिर से शुरू करना है। इसके अलावा यूपीएस का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। नेक्स्ट है संक्षिप्त सुर्खियां न्यूज इन शॉर्ट में। तो न्यायालय में कोर्ट को ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? तो हाल ही में राष्ट्रपति ने ब्लैक कोट सिंड्रोम, अगर इस तरह का वर्ड आ जाए तो क्या है बताइएगा। तो आलोचना करते ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति न्यायालय में होने वाली देरी को रेखांकित करते हुए कोर्ट में आम नागरिकों को द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव या तनाव का वर्णन करने के लिए ब्लैक कोट सिंड्रोम, मतलब जैसे कि ब्लैक कोट वालों से डरने का सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये शब्द व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के समान है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अस्पताल में जाने पर बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण तनाव या चिंता होती है जो अस्पताल के माहौल की वजह से उत्पन्न होती है। तो व्हाइट कोट मतलब डॉक्टरों के लिए है, ब्लैक कोट वकील वगैरह के लिए है। इन मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदम क्या है? न्यायपालिका का आधुनिकीकरण, मतलब ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड, प्रोडक्ट टेलीला कार्यक्रम जैसे पहलों के माध्यम से समाधान, वैकल्पिक तरीके से कोर्ट के मुकदमे से पहले विवाद समाधान हेतु अदालतें और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सब चीजें होनी चाहिए। लंबित मामलों के लिए भी होना चाहिए और प्रो बोनो संस्कृति का संस्थागत निःशुल्क सेवाएं सब। तो ब्लैक कोट सिंड्रोम के पीछे कारण क्या है? तो बड़ी संख्या में लंबित मामले, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 31 अगस्त 2024 मतलब तक सुप्रीम कोर्ट ने 82,827 मामले लंबित थे। इसके अलावा बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में निर्णय में देरी से जनता के बीच ये धारणा बन जाती है कि न्यायिक प्रणाली में ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के निपटाने को लेकर संवेदनशीलता तत्परता का अभाव है।
वाद यानी केस के लिए तारीख से तारीख निर्धारित करना है और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिला स्तर पर केवल 6.7% कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की महिलाओं के अनुकूल हैं और जिला स्तरीय न्यायालय की मुख्य रूप से न्यायपालिका के बारे में जनता की धारणा के आकार देते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार। तो जसीला साजी बनाम भारत संघ मामले 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने की हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार को उचित ठहराया है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालें तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के कारण जानने का अधिकार है। साथ ही ऐसे हिरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट प्राप्त करने का भी अधिकार है। यदि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी होती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार को वंचित करने के बराबर होगा। अनुच्छेद 22 क्लॉज 5 में अनिवार्य किया गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी होंगे। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र उन आधारों के बारे में सूचित करना चाहिए जिस आधार पर हिरासत में लिया गया है। हिरासत के लिए व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने हेतु यथाशीघ्र अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में चलिए जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 के प्राधिकारियों को लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की जैसे निवारण कारणों से व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। भारत का संविधान प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं। जैसे कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं रखेगा, मतलब नहीं करेगा। 3 माह से अधिक अवधि तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे सलाहकार बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ेगी और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए। देखिए ये सब स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। गैर कानून गतिविधियां अधिनियम है यूआपा 1967 का, तो जिसे बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यूआपा जो है 1967 का समय अभियोजन की मंजूरी देने के लिए 14 दिन की समय सीमा अनिवार्य है, ना कि विवेकाधीन है। यूपा 1967 के बारे में जाने तो व्यक्तियों को, संगठनों को कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों को निपटने में संबंधित है। अधिनियम के तहत आतंकवाद के आरोपी व्यक्तियों को अभियोजन के लिए निम्नलिखित 2 चरणों के माध्यम सरकार की पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। प्रथम चरण में एक स्वतंत्र प्राधिकार होगा जिसे जांचकर्ता द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की समीक्षा करता है और इस प्राधिकरण को 7 कार्य दिवसों के भीतर सरकार के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना होगा। और इस प्रक्रिया का गैर कानूनी गतिविधियां नियम 2008 के लिए नियम 3 में प्रावधान किया गया है। दूसरा चरण है के नियम 4 है। प्राधिकार की सिफारिश के आधार पर सरकार के पास अतिरिक्त 7 कार्य दिवस होते हैं और इस अवधि में वह अभियोजना की मंजूरी देने या न देने का निर्णय लेती है। प्ली बार्गेनिंग सौदा विभाग। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार 2022 में 0.11% मामलों का समाधान प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से किया गया था। प्ली बार्गेनिंग के बारे में जाने तो बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच एक समझौता होता है। इसमें अभियुक्त कम अपराध या कम सजा के लिए दोषी लिए ठहराया जाता है। 2006 में दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन में एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 290 में प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध बनाया गया है और साथ ही आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 7 वर्ष के कारावास के दंडनीय अपराधों पर लागू होते हैं। हालांकि ये महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध या सामाजिक आर्थिक अपराधों के संबंधित मामलों पर लागू नहीं होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 में संशोधन। तो हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 में 2023 के लिए संशोधन को रद्द कर दिया है। ज्ञातव्य कि संशोधन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को अनिवार्य करने का प्रावधान शामिल किया गया था। न्यायालय ने निर्णय कुड़ाल कमरा बनाम भारत संघवाद के तहत दिया था। और इसमें वो पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 3 क्लॉज 1B में संशोधन किया गया था और संशोधन ने सरकार को FCU के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के कार्यों से संबंधित फेक न्यूज की पहचान करने का अधिकार दिया था। तो इस तरह के फेक न्यूज को मध्यवर्ती द्वारा चिन्हित करके हटाया जाना था और यदि मध्यवर्ती ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। साथ ही वो अपना सेफ हार्बर का अधिकार खो देते थे और इसके तहत उन्हें थर्ड पार्टी की सहमति के खिलाफ कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त थी। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस का इंफॉर्मेशन ब्यूरो
एफसीयू की स्थापना करने वाली केंद्र की सूचना पर रोक लगा दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई मुख्य टिप्पणियां थी संशोधन संवैधानिक और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे अंतर्गत नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता है। 9 क्लॉज 1G में लोक में व्यवसाय के लिए स्वतंत्रता है और 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो पता ही होगा। साथ ही सत्य के अधिकार उपस्थिति में सरकार के एफसीयू द्वारा निर्धारित सटीक सूचना के साथ नागरिकों की सही सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व नहीं है। अनुपातिका के परीक्षण के संदर्भ में संशोधन विफल रहे हैं। अनुपातिका प्रोपोर्शनैलिटी का परीक्षण के लिए आवश्यक है। किसी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित आधारित होने चाहिए। वैधता है मूल्यांकन करता है कि क्या कानून वैध सरकारी उद्देश्यों को करता है। उपयुक्तता यह इस तथ्य की जांच करता है कि क्या कानून प्रभावी रूप से अपने मूल उद्देश्य को पूरा करता है। आवश्यकता इस पर तथ्य पर विचार करता है कि क्या कानून आवश्यकता या फिर कोई कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध है। तो संतुलन यह तय करता है कि किसी कानून को प्राप्त करने होने वाले लाभ और उससे प्रभावित अधिकारों के बीच संतुलन है या नहीं। 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, ये क्या है? तो राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। हालिया विधि आयोग का गठन 3 साल यानी कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए किया गया था। ये तो पता ही होगा 23वें विधि आयोग के बारे में। सौंपे गए कार्य भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करना और सुझाव देना है इसका काम। संरचना इसमें पूर्ण कार्यकाध्यक्ष 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य भी शामिल होंगे। विचारार्थ विषयों यानी स्टॉक यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एक नजर डालें तो प्रचलित कानूनों की समीक्षा निरसन, मौजूदा कानूनों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना ताकि उनका सरलीकरण किया जा सके। प्रासंगिकता वर्तमान आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर कानूनों में निरस्त करने तथा उनमें आवश्यक संशोधन का सुझाव देना। कानूनी और गरीबों को प्रभावित और करने वाले कानून की समीक्षा करना और सामाजिक आर्थिक विषयों से जुड़े कानूनों के बनने में उनका ऑडिट करना। और न्यायिक प्रशासन की समीक्षा, न्याय में मिलने वाली देरी को समाप्त करना तथा बकाया राशि का शीघ्र निपटान करना, मामलों को किफायती निपटान सुनिश्चित करने हेतु और है प्रक्रियाओं का सरलीकरण, अलग अलग कोर्ट्स के नियमों में सामंजस्य स्थापित करना, है सब काम है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जाने तो डीपीएसपी प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीपीएसपी प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना है। लैंगिक समानता के बारे में है, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी, वैश्वीकरण प्रभाव की जांच करना, ये सब है। भारतीय विधि आयोग है प्रकार एक कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून को सुधार करना और कानून के शासन के तहत शासन को बढ़ावा देना है। यह विधि के विषयों पर रिसर्च करता है और विचारार्थ विषयों टर्म्स ऑफ रेफरेंस के आधार पर सिफारिश प्रदान करता है। पहली बार 1934 में गवर्नर जनरल द्वारा 1933 में चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले को अध्यक्षता से में गठित किया गया था। सेक्शन फॉर द प्रोसिक्यूटिंग पब्लिक सर्वेंट। तो हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी। तो अभियोजन हेतु स्वीकृति है। लोक सेवा के खिलाफ अभियोजन चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि उन्हें दुर्भावनापूर्वक अभियोजन से बचाया जा सके। मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य या केंद्र सरकार और ब्लैक सेवक को हटाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी के तहत कानून ढांचा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 इसे सीआरपीसी की धारा 97 के तहत कवर किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से पीसीए 1988 की धारा 17A के 2018 तहत धारा 19 है। और है सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के लिए एशियाई संगठन। तो भारतीय राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षा द्वारा आयोजित 16वीं एसोसियाई सभा के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। तो एसोसियाई के बारे में जाने तो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूह में से एक है। इसकी स्थापना 1979 में 11 सदस्यों के साथ हुई थी। इसकी सदस्य संख्या 48 हो गई है। पहली सभा गवर्निंग बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वर्तमान में एसोसियाई का अध्यक्ष है भारत और इस सभा में एसोसियाई के नियमों और विनियमों को मंजूरी दी गई थी। तो ये रहा पूरा का पूरा जो है पॉलिटी का न्यूज। इसके बाद हम करेंगे इकोनॉमी है शायद नहीं आईआर है तो इस आईआर के बारे में करेंगे। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।